बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। इससे पहले कि आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करें, अभी एक अपडेट है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबसे पहले आप तक ये अहम खबर पहुंचा देते हैं। खबर है जी, मोटरवे ज़्यादती केस के बाद शहर लाहौर में ज़्यादती का एक और वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है। चूंग में माँ बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी ने ज़्यादती की है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या चूंग का इलाका है। रिहाड़ी की 35 साला इरशाद बीबी 15 साला बेटी के साथ लाहौर आई थी। ठोकर नियाज बेग से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा लिया। पुलिस ने ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। रिक्शा ड्राइवर मां बेटी को LDA एवेन्यू ले गया। रिक्शा ड्राइवर साथी ने मुसाफिर खातून और बेटी से ज्यादती की। FIR में ये कहा गया है। आपको ये भी बताएं कि ड्राइवर साथी फरार हो गए। रिक्शे को कब्जे में ले लिया गया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और CCPO का कहना है मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं, जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अली साही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। साहिद साहब बताइएगा क्या अपडेट है इस पर? जी ना, बिल्कुल। ये गुज़िश्ता शब ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जिस तरह मोटरवे पे एक गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि ख़तून जो थी उनकी गाड़ी ख़राब हुई तो वहाँ पे डाकुओं ने उनको लूटा और उनके बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया। इसी तरह का एक वाक़या गुज़िश्ता शब जो है वो लाहौर के LDA एवेन्यू में पेश आया है कि ख़तून ने रिक्शा कैंट में जाने के लिए बुक करवाया, लेकिन रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने उसकी बेटी और खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। LDA एवेन्यू में ले जाकर, जिस पर IG पंजाब की जानब से नोटिस लिया गया है और CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब की गई है। इसमें देखने वाली बात यह है कि कहाँ गए सेफ सिटीज के कैमरे, कहाँ गई डॉल्फिन पुलिस, कहाँ गए पुलिस के नाके जो शहर में लगाए जाते हैं और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस जो सड़कों पर मौजूद होती है। तो आए रोज इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और ये खातून और उसकी बेटी जिसका तल्लक जो है वो मेल्सी से है, वो यहाँ शहर में आके ट्रैवल करने के लिए जब रिक्शा बुक करवाती हैं तो वही रिक्शा ड्राइवर उनकी इज्जत पामाल करता है, उसकी बेटी के साथ ज्यादती करता है। तो ऐसे वाक़यात के लिए पुलिस को कोई मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी, बजाय इस बात के कि सोशल मीडिया पे आके अपनी चीज़ों को हाईलाइट करके शाबाश ले। अमली इक़दाम करने होंगे ताकि जो ख़वातीन हैं वो रात के वक्त अगर सड़कों पर निकले तो उनकी इज्जत महफूज रहे। जी ठीक है साहिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वकास अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। वकास बताइएगा, FIR दर्ज कर दी गई है, मतन क्या है इस FIR का, मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है मुतासिरा ख़वातीन की जानिब से? FIR दर्ज कर ली गई है थाना चूंग में और FIR की मतन के मुताबिक जो खातून थी जो कि बिहाड़ी से अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए लाहौर आई थी और उनके जिस बस में वो सफ़र कर रही थी उसने ठोकर न्याज बेग पर ही आकर रुकना, तो वहाँ से उन्होंने रिक्शा लिया और रिक्शा ड्राइवर ने जब ये देखा कि उस माँ और उसकी बेटी या के दोनों अकेली हैं, वो सदर जाना चाहते, उन्हें इल्म भी नहीं है और इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उसने अपने जो साथी था उसको भी बुला लिया, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी मुलज़िम में पहले से रब्ता था और ख़वातीन को नहीं मालूम था ये जो कैंट का रास्ता है वो किस तरफ से जाता है। लिहाजा मुलजमान ने बजाय कि किनार से सीधा सदर आने की वो LDA एवेन्यू में चले गए, क्योंकि LDA एवेन्यू का भी बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर रहायशें नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है और उसी तरीके में माँ बेटी की इज्जत पामाल किया गया। बहुत FIR में भी लिखा है कि ख़वातीन की तरफ से शोर भी मचाया गया, लेकिन वहाँ पे कोई पास था नहीं, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आखिर जब ये जो इज्जत पामाल करने के बाद मुलजमान वहाँ से फरार हुए तो वहाँ से गुजरने वाले एक शख्स की मदद से 1 पर कॉल की गई, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची, ख़वातीन को तहवील में लिया, जो मुलजमान का रिक्शा था वो भी तहवील में ले लिया। अब पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि CCTV कैमराज की मदद से मुलजमान को ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि शहर में नष्ट जो अच्छा वकास, ये कहिएगा FIR का इंदराज तो हो गया, क्या पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है? और ये बताइएगा जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया वहाँ से कोई फुटेज ली गई है और फिर सेफ सिटी के कैमरों से मदद ली जा रही है? पुलिस की अब क्या हिकमत अमली है, क्या प्लानिंग है? एक के बाद एक इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, किस तरह से पुलिस अब इस पर अपनी कारकर्दगी का जो है वो इजहार कर रही है? कहाँ से कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है? आना जो आपने बात की पुलिस के जो 14 अगस्त पे जो 2 अफसोसनाक वाक़यात पेश आए थे, उस वाक़यात को लेकर पुलिस काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार भी और बुखलाहट का शिकार भी है।
اسی لیے کبھی آئی جی پنجاب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا اس پر کیا سرائیاں نہ کرے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا اس طرح کی خبروں کو ہائی لائٹ نہ کرے کیونکہ اس سے پولیس کی ایفیشنسی اس کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، پولیس کی طرف سے ایف آئی کے اندر آج پہلا اقدام تھا، اس کے بعد جنڈر کرائم سیل انویسٹیگیشن کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ جو آپ نے ذکر کیا کہ سی ایل سی ٹی کیمراز کی مدد سے، تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید تبھی دیا جائے گا جب وہاں فوٹیج نہیں ملیں گی، کیونکہ جو گریٹر اقبال پارک تھا وہاں پہ نصف اگر کیمراز سی ایس ٹی ٹی کے خراب ہیں تو تو ایل ڈی ایونیو جہاں پر تو ابھی آپ آبادی ہی ہمارے نہیں ساتھ ہوئی۔ ہی موجود رہے گا۔ سائی صاحب سے میں ایک کوسچن کرنا چاہوں گی۔ سائی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں سیف سٹی کے کیمروں سے، کیونکہ ہم نے تو مقصد ہی یہ تھا کہ شہر کو ہم نے سیف رکھنا ہے، تو کس حد تک یہ ان واقعات میں مدد ملی ہے؟ اگر ہم تینوں واقعات ماضی کے بھی دو دیکھیں اور آج یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہاں پر، جہاں پر چونکہ علاقے میں واقعہ پیش آیا، سیف سٹی کے کیمرے ہیں؟ اگر ہیں تو فعال تھے یا نہیں؟ جی نا، بالکل آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ سیف سٹی کے کیمرے تو شہر میں نصب کیے گئے تھے کہ شہریوں کی جو کرائم کنٹرول کرنے کے لیے، کرائم کو مانیٹر کرنے کے لیے، لیکن اور شہریوں کو احساس تحفظ دینے کے لیے۔ بالکل، لیکن دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے بہت سارے کیمرے جو ہیں وہ خراب ہیں، جس پر جب بھی بات کی جاتی ہے سیف سٹی اتھارٹی کے اعلیٰ حکام سے تو ان کی جانب سے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا جاتا، بس ٹال مٹول کی جاتی ہے کہ غیر ملکی کمپنی کے ساتھ جو کنٹریکٹ تھا ان کے پاس ہی سارا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو ٹھیک کرنے کے سارے اختیارات ان کے پاس تھے، سارے پاسورڈ جو ہیں وہ غیر ملکی کمپنی کے پاس ہیں، وہی ان کو استعمال کریں گے۔ تو ابھی تک جتنے بھی کیمرے خراب ہیں ان کی ریپیئرنگ کے لیے سیف سٹی اتھارٹی کچھ نہیں کر سکتی، سارے جو معاملات ہینڈل کرنے ہیں وہ اس غیر ملکی کمپنی نے کرنے ہیں جس کا سیف سٹی اتھارٹی سے تقریباً 2 سال سے ان کے ساتھ کام نہیں کر رہی۔ 2 روز قبل جب سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ آئی جی پنجاب کی جانب سے میٹنگ کی گئی جس میں 14 اگست کے واقعے کی فوٹیج دیکھی جانی تھی، تو اس میں بھی تمام کیمرے جو تھے وہاں کے خراب تھے، جس پر آئی جی پنجاب نے سیف سٹی اتھارٹی کے اعلیٰ افسران کے ساتھ اظہار ناراضگی کیا اور ان کا کہنا تھا کہ کب تک یہ آپ باتیں سناتے رہیں گے کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، یا تو ان کو ٹھیک کیا جائے یا اپنا کنٹریکٹ جو ہے اس کو رینیو کر کے یہ معاملات ٹھیک کریں۔ اور سیف سٹیز اربوں روپے سے شروع کیا گیا ہے، تو اگر اس کے تمام اختیارات اس کو ٹھیک کرنے کے، اس کے پاسورڈ یا دیگر معاملات جو ہیں وہ غیر ملکی کمپنی کے پاس رہنے ہیں، تو پھر پاکستان کو یا گورنمنٹ کو اس پہ اربوں روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو لاہور میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں موسٹلی جو بڑے واقعات ہیں اس میں سیف سٹی کے کیمرے جو ہیں وہ خراب ہی نظر آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، علی سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وقاص، سی سی پی او صاحب کی جانب سے فوری طور پر کہا گیا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ کارروائیاں شروع کی جائیں، پولیس کتنی متحرک ہے اور کیا کارروائی کی گئی ہے اب تک، یہ بتا دیجیے گا، کیا اپڈیٹ ہیں؟ نا پولیس کی طرف سے جب یہاں پہ کال موصول ہوئی تھی تو جب ٹیمیں وہاں پہ پہنچی تھی تو پولیس نے یہ ضرور کیا ہے کہ معاملے کی جو حالات تھی ان کی حساسیت کو مانتے ہوئے فوری طور پر مقدمے کا اندراج کر لیا۔ اس کے بعد جو وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ ہو سکتے تھے وہ کیے ہیں، اب اس کے بعد مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن یہ ایک مشکل کیس ہوگا لاہور پولیس کے لیے، کیونکہ جس ایریا میں خواتین کی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے وہاں پر کوئی کیمراز موجود نہیں ہے، نہ سیف سٹیز کے اور نہ ہی پرائیویٹ کیمرہ۔ اچھا، وقاص کسی عینی شاہد کا بیان ابھی تک سامنے آیا ہے؟ آس پاس کہیں سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کیمرہ تو آپ نے بتایا کہ وہاں نہیں ہے، آخر کسی نے تو دیکھا ہوگا، کوئی عینی شاہد؟ اور پھر جو رکشہ پکڑا گیا ہے اس کی مدد سے بھی تو بہت زیادہ جو ہے وہ پولیس کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ بالکل، یہ ساری باتیں ہیں اور پولیس کے لیے یقینی طور پر اگر رکشے کا جو نمبر ہے اگر وہ کچھ نکلا تو پھر پولیس ان مالکان تک پہنچ سکتی ہے۔ اور جب بھی خواتین جب رکشہ کرائے پہ لی ٹھوکر کے علاقے، یقینی طور پر وہاں پر بس اسٹینڈ کے یا دکانوں کے کیمرے، ابھی پولیس پر کام کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کو وہاں سے بٹھایا گیا تھا بس اسٹینڈ سے، ان کو فوٹیج مل جائے تو پولیس تو بڑی پور امید ہے کہ وہ ملزمان کو ٹریس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پولیس پر امید ہے ملزمان کو ٹریس کر لیا جائے گا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ تو فوٹیج تو وہاں پر کوئی نہیں تھی، کیمرہ وہاں پر کوئی نصب نہیں تھا، علاقہ چونکہ ایسے ہے، تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آس پاس جو بس اڈے ہیں، جگہ ہیں، وہاں سے
पता कराया जाए। पुलिस इस पर जो है वो काम कर रही है। अलबत्ता अपडेट जो आई है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया है और 48 घंटों में उन्होंने रिपोर्ट भी तलब कर ली है और 48 घंटों में उन्होंने कहा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस पे हम देख रहे हैं कि सीएम साहब की जानिब से नोटिस ले लिया गया है और सीएम साहब की जानिब से वाज़े अहकामात जारी किए गए हैं कि 48 घंटों में मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इससे कबल सीसीपीओ की जानिब से भी इस वाक़े पर जो है फौरी तौर पर कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए, लेकिन जिस तरह से वकास हमें बता रहे हैं कि पुलिस मुतहरिक है, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, FIR दर्ज कर ली गई है। अब चूंक का जो इलाका जहां पर यह वाक़या पेश आया है वहां पर CCTV कैमरा जो है कोई भी नहीं था और फुटेज मिलना जो है फिलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से इर्द गिर्द वाली बिल्डिंग्स और इसके साथ साथ जो वहां पर बस अड्डे मौजूद हैं वहां से कोशिश की जा रही है अगर कोई फुटेज मिल जाए तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जैसे ही कोई अपडेट आती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। वकास आपका भी बहुत शुक्रिया और अली साही आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। एक के बाद एक इस तरह के वाक़यात होना बिलाशुबा आपके शहर के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है मैं कहती हूँ दाग सा बन जाता है और मुआशरे में बुराइयाँ जिस तरह से जन्म लेती चली जा रही हैं, ख़वातीन जिस तरह से गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रही हैं। 11 बजे इंशाल्लाह हम स्पेशल इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपने हमारे साथ ही रहना है। फ़िलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। आपके साथ ये ख़बर शेयर कर रहे हैं कि सैयद अफजल नकवी साहब जो कि हमें नहीं रहे, इंतकाल कर गए कि 2008 में सैयद अफजल नकवी साहब की क़यादत में सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से बाकायदा कामयाबी के इस सफ़र का आगाज़ किया गया और जब क़यादत इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त थी तो कामयाबी का सफ़र से जो है वो आगे ना बढ़ता। आपने देखा कि किस तरह से सिटी न्यूज़ नेटवर्क जिसका आगाज़ एक लोकल चैनल से किया गया और आज हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिटी न्यूज़ नेटवर्क अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है और ये तरक्की का सफ़र इसी तरह से जारी है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ आपके साथ ये ख़बर शेयर कर रहे हैं कि सैयद अफजल नकवी साहब रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं। कल उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मरहूम सहाफ़त के मैदान में ही नहीं बल्कि तालीम के लिए भी इनकी खिदमात जो हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। समाजी रहनुमा भी थे और हमेशा से फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते थे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिप्रा साहब, जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन के साथ ये अफसोसनाक खबर शेयर की है और हम अफजल नकवी साहब की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। सबसे पहले उनकी शख्सियत पर मैं चाहूँगी रोशनी डालें। मैंने तो हमेशा उन्हें इंतहाई पोलाइट, हमदर्द और बहुत ही शफीक इंसान पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि एक बासलाहियत जो क़यादत है हम उससे महरूम हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरा जो आपने कहा कि वो किस तरह मिलते थे, उनका मिलना किस तरह था, चेयरमैन होना उनका अपनी जगह पे वो डेजिग्नेशन था, लेकिन हमारे साथ अब 12-13 साल हो गए उनसे मुलाकात करते हुए, गाहे बगाहे उनसे मुलाकात होती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इवन बाज़ औक़ात कोई ख़बर होती थी तो उनके जहन में होती थी, जब भी मुलाकात होती तो वो उस पर बताते कि आपको इस तरह करना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हम उनसे सीखते रहे, लेकिन आज वो हमें नहीं रहे। और ये देखें, जो हम वीडियोज़ प्ले कर रहे हैं ये कोई 2 हफ्ते पुरानी है। बिल्कुल सही। सिटी 21 हमने लॉन्च किया है तो उसकी लॉन्चिंग के लिए ये हमारे ऑफिस में आए और स्टूडियोज़ का जो है वो उन्होंने इफ्तिताह किया और उस तकरीब में शरीक हैं। हमें आज भी उनके लिए दुआ करनी है और कल भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके आखिरत का जो सफ़र है वो उसमें आसानियाँ फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी बात कि हमने कामयाबियाँ किस तरह ली, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि अगस्त 2008 में एक छोटा सा पौधा, उसकी बुनियाद रखी गई और उस वक्त ये कहा जाता था शहर में कि एक शहर का चैनल है और लाहौर शहर में ये किस तरह चलेगा। उस वक्त चूँकि मीडिया इंडस्ट्री जो है उसका अरूज था, उस वक्त बड़े नेशनल चैनल्स जो है वो आ रहे थे, कुछ आ भी चुके थे, तो उसमें सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से ये एक इनिशिएटिव लिया गया, एक बुनियाद रखी गई लोकल चैनल की। तो लेकिन उनकी क़यादत में देखें कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं कि सिटी 42 के बाद 24 आया, 41 आया
रोही आया, बिल्कुल। UK44 आया, डेली न्यूज़पेपर जो हमारा सिटी 42 का वो भी आया, और उसके बाद अब जो है इसी महीने माशाल्लाह से जिसका 21 21 को भी लॉन्च किया। तो इसमें आप देख सकते हैं। दूसरा जो सबसे खूबसूरत उनका पहलू मुझे लगता था, कई दफ़ा मुलाकात होती थी या किसी जगह जाना भी होता था, वक्त के बहुत पाबंद थे। मैं कहता हूँ कि इंतहाई नज़्म था उनकी ज़िंदगी में। अगर हमने 12 बजे का टाइम दिया तो 12:01 कभी भी नहीं हुआ था, और अगर वो 12 बजे पहुँच गए तो हम लोग 12:01 पर पहुँचे हैं, तो उस पर हमें डांट जो है वो पिलाई जाती थी कि आप वक्त की पाबंदी करें। तो वक्त का जो पाबंद होगा बंदा, उसको कामयाबी इसी तरह जो है उसके कदम चूमती है। तो आज उनके घर में देखें, मॉडल टाउन में बहुत बड़ी तादाद में समाजी शख्सियात भी आ रही हैं, सियासी शख्सियात भी आ रही हैं, जिनके साथ अजीज़ व अकारिब भी आ रहे हैं, जिनके साथ उनका मिलना जुलना था, ताज़ियत कर रहे हैं। कल सुबह 10 बजे जो है नमाज जनाजा होगी, और उनकी तदफीन, और उसके बाद हमें रिक्वेस्ट करनी है सब लोगों से जो ताज़ियत के लिए आ रहे हैं कि उनके आखिरत के लिए हमें दुआ करनी है, उनकी मग़फ़िरत के लिए हमें ख़ुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम आमीन। और बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र अता फरमाए। बिलाशुबा जब कोई अपना प्यारा चला जाता है तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी का हिस्सा है ये चीज़ें, ये इसी तरह से चलती रहनी है। बहुत सारी दुआएँ हैं अफजल नकवी साहब के लिए और उनकी फैमिली को, अल्लाह ताला जो है वो सब्र अता फरमाए। हम टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारे पास खबरें जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली खबर क्या है मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। कोरोना की चौथी लहर जो है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास जो हमने सबसे पहले खबर डिस्कस की वो भी आपको बताते चलें जी। कोरोना की चौथी लहर, मुस्बत केसेस की शरह 7.9 तक पहुँच गई है। ये हमारी आज की पहली खबर है और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हम दोनों तरह से देखेंगे कि जी लोगों का क्या रवैया है, चौथी लहर को लेकर लोग कितने संजीदा हैं, और मुस्बत केसेस अब 7.9 तक चले गए हैं, लेकिन ना तो इस शरह को लेकर हमें इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है, ना तो हमें लोगों का रवैया संजीदा नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखिए 10.9 तो बड़ी शरह है। हम तो 5% को रो रहे थे, लेकिन 10.9 तक पहुंच गए, और आज का आदाद शुमार अभी आ जाएंगे या आने होंगे, तो मेरे ख्याल में शायद इससे भी बढ़कर होंगे। मुझे बताएं कि 100 में से 10 लोग जो हैं अगर वो कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, तो इस वक्त हम खामोश हैं। हम मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई SOPs नहीं है, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, कोई वैक्सीनेशन। लॉकडाउन नहीं है लेकिन लोग एहतियात कर रहे हैं, SOPs फॉलो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं मुझे बताएं। मैं वही कह रही हूँ ना, एक तरफ कुछ हुकूमत ये वाला इम्पैक्ट नहीं दे रही कि हालात बिगड़े हैं, दूसरी तरफ लोग भी बड़े आसानी। देखें हुकूमत का, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हुकूमत का सिर्फ इतना काम रह गया कि सुबह एक प्रेस रिलीज जारी कर दें कि इतने हमने टेस्ट किए हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं, उसकी जो एवरेज है वो ये निकली है, शरह ये रिकॉर्ड की गई है। मुझे बताएं, होने चाहिए उतने नहीं हो रहे ना। आप देखें आज से 6 महीने या साल पहले चले जाएं, उस वक्त क्या होता था कि आपके प्राइवेट और सरकारी दफातर में जाके टेस्ट हो रहे थे, बहुत सारे घरों में जाके टेस्ट की सहूलत थी, लोग जाते थे। अब क्या है कि बेसिकली हुकूमत एतमाद खो बैठी है, लोग इसको कोरोना मानने को तैयार नहीं है। अब वही कंडीशन आ गई है कि हर घर में, अजीज़ व अकारिब में आपको कोरोना के पेशेंट नजर आना शुरू हो गए हैं। जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसका क्या मतलब है कि मामला अब गंभीर होता जा रहा है। उसके बावजूद अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो मामलात किसी और तरफ चले जाएंगे। मुझे बताएं कि रियासत अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती है तो कौन आज मान रहा है? कोई मार्केट मुझे बताएं सबसे ज्यादा क्या होता है कि आपके प्लाजा जो है और जो मार्केट्स हैं वहां पे लोगों की आमदोरफ्त सबसे ज्यादा है, या प्राइवेट सेक्टर के जो दफातर हैं या इंडस्ट्री है वहां पे मजदूर तबका है उसकी आमदोरफ्त ज्यादा है। ये कितने यूनिट्स होंगे? बहुत कम यूनिट्स हैं। अगर हम वहां पर भी जाकर एहतियाती तदाबीर उन पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो फिर मेरे ख्याल में रियासत को खामोश हो जाना चाहिए, फिर ये आदाद शुमार जारी करना भी छोड़ देने चाहिए। दूसरी बात कि वैक्सीनेशन की तरफ हम राग़िब भी नहीं कर सके, लोग वैक्सीनेशन करवाना ही नहीं चाह रहे। उसकी क्या वजह है कि आपने कोई इस तरह की कोई एतमाद वाली बात ही नहीं की। आप उलमाए कराम को ले गए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, मीडिया पर वीडियोस जारी की कि उलमाए कराम लगवा रहे हैं, उसके बाद आपने बड़े बड़े जो सियासी रहनुमा हैं उनकी वैक्सीनेशन करवाई, मीडिया पर जारी की, ताकि लोग, ये तो बेसिकली टूल था ना कि लोगों को उस तरफ राग़िब किया जा सके। उसके बावजूद रियासत नाकाम हुई, वैक्सीनेशन की तरफ भी लोग ना आए। सिम्स बंद करने का जब कहा गया तो यहाँ पर लोग उसके बावजूद भी मुतहरिक ना हुए।
आपके मोबाइल फोन्स को बंद करने की धमकी लगने के बावजूद, तनख्वाहें बंद करने के बावजूद भी खामोशी रही। ऐसे ही है। इवन के सिंध में लाइनें लग गई, लेकिन यहाँ पर लोग खामोश रहे। मुझे ये बताएं, तो संजीदगी का मुजाहरा आप यहाँ से दे सकते हैं कि आपकी सिम्स बंद हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी तनख्वाह बंद रही है, कोई मसला नहीं है, लोग बड़े आसानी से गुजार रहे हैं वक्त। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए एक प्रॉपर आपको कैंपेन करनी है, वो हमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। वक्त गुजर गया हुआ, आप क्या कैंपेन करेंगे? मुझे बताएं, जब शुरू में था हमारे वजीर आला साहब भी खुद आते थे, हमारे सूबाई वजीर साहिबा भी खुद मीडिया पर आती थी, एग्जैक्टली, आपको नजर नहीं आ रहा। उसके बाद आपके सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से वो प्रेस रिलीज ही आती है और तो कुछ, उस खातून की तरफ से और कुछ नहीं आता। मुझे बताएं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है ना, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एसओपीज देने हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उस पर अमल दरामद करवाना है और लाहौर की पुलिस ने उस पर जिम्मेदारी को निभाते हुए उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है। मुझे बताएं कि जब आपका हेल्थ डिपार्टमेंट ही खामोश होगा और हम चाहेंगे ही नहीं कि इसको रोका जा सके, और रोकने का वाहिद रास्ता जो है कि आपकी इज्तिमात जो है वो ना हो, लोगों की गैदरिंग ना हो, तो आप मुझे बताएं कि पुर हजूम तो मार्केट्स भी हैं, पुर हजूम तो आपके प्राइवेट सेक्टर के दफातर भी हैं, पुर हजूम तो आपकी तमाम सनत भी है। आप किस किस चीज़ को रोकेंगे? तो वाहिद हाल इसका एक ही रह जाता है कि या फिर एसओपीज पर अमल दरामद शुरू करवा दें, वो होना नहीं। दूसरी रह जाती है कि वैक्सीनेशन की तरफ रागिब कर लें, वैक्सीनेशन भी नहीं होनी, और फिर हालात जब बिगड़ेंगे अल्टीमेटली हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। फिर ये आ जाएगा कि सफ़ेद पोश तबका, मजदूर तबका जो है वो अपने घरों की कफालत नहीं कर सकता, वो पिस रहा है, हम उनको राशन किस तरह देंगे, उनके मामलात किस तरह चलेंगे। देखें, जिंदगी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर हमने अपने और अपने साथ रहने वालों की या अपने हमसाये की अगर हमने जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो हमें वैक्सीनेशन पर भी जाना है, हमें एहतियाती तदाबीर को भी अपनाना है। मुश्किल चीज़ जो है वो ये, आपके स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, निज़ाम ज़िंदगी, आप अभी बाहर चले जाएं आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ पाबंदियां हैं या कुछ लोग एहतियात कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है और लोगों में कोई खौफ ही नहीं है कि कोविड है और उन्होंने इसके लिए कोई एहतियात करनी है, और ना इंतज़ामिया आपको नज़र आ रही है। मुझे बताएं, 50% का कहा गया कि 50% स्ट्रेंथ के साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को खोला जाए। कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जहां पर 50% की स्ट्रेंथ हो, कोई भी नहीं है ऐसा, कहीं भी ऐसा नहीं है। शुरू में होता था, वो भी नहीं होता था, लेकिन चेक एंड बैलेंस भी नहीं ना रख रहा, तो फिर जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। खैर, हमने अगर अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने लिए करना है, इसमें ना तो इंतज़ामिया का कोई कुछ जाएगा, हमारी अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा, अपनी सेहत को हम इंश्योर करेंगे। तो प्लीज़ अपने बारे में सोचें, अपने प्यारों के बारे में सोचें, अपनी केयर कीजिए, SOPs पर अमल कीजिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करें कि अपने आप को बचाने का, अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने का आपके पास फ़िलहाल ये एक वाहिद ज़रिया है। इस खबर को हम वाइंड अप करते हैं, ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। लीगी रहनुमा खालिद साद रफ़ीक इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ये दुआ करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए। कोई आसान काम नहीं है, वहाँ आसानी से ये काम होता नहीं है। अब हमारे मुल्क में नहीं होता तो अफ़गानिस्तान में कौन सा आसान काम होगा, जहाँ हर ग्रुप के पास असला भी मौजूद है और जंगजू भी मौजूद है। लेकिन इसके लिए दुआ की जानी चाहिए और पाकिस्तानी रियासत को मुतफ़िका और मुश्तरका तौर पे इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि अफ़गान अवाम ख़ुद ही अपने मुस्तकबिल का और अपनी अगली हुकूमत का फ़ैसला करें। अब तक जो अफ़गान तालिबान के ऐलानात हैं वो तो रीज़नेबल हैं, माजी की निस्बत डिफरेंट है, तो खुदा करे जो वो कह रहे हैं उस पर वो अमल दरामद भी करें और ख़ास तौर पे नॉन स्टेट एक्टर्स की हौसला अफजाई न की जाए जो मुख्तलिफ ममालिक में लश्कर बने हुए हैं और वो वहाँ पे धमाके करते हैं या दहशत गर्दी करते हैं। तो पाकिस्तानी कौम अफ़गान कौम को खुशहाल देखना चाहती है, अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी, हमारी सरज़मीन पर भी कोई मदाखलत ना की जाए और यहाँ उन सोचों को और उन ख्यालात को एक्सपोर्ट करने की कोशिश ना की जाए जिनकी पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में एक निज़ाम है जो बना हुआ है, अगर इसे चलाने वाले आ जाएँ और मदाखलत ना की जाए तो पाकिस्तान जो है ये तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अफगानिस्तान की खालिद साद रफ़ीक गुफ्तगू कर रहे थे एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर आपने देखे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्क्स में वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद की जा रही है।
टिक टॉकर केस में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 92 हो गई है। अंदाज़ा आप कर सकते हैं 92 तक ये तादाद पहुंच गई है। PHA की जानिब से यूट्यूब, सोशल मीडिया, दीगर एप्लीकेशन पर वीडियोस बनाने वालों का पार्क्स में दाखिला बंद कर दिया गया है। बगैर इजाज़त शूटिंग की इजाज़त नहीं होगी। पार्क्स में पुलिस तैनात की जाएगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को सिप्रा साहब? देखिए, पहले तो ये बात है कि 92 ठीक है, वो हजूम था, हजूम की आप उसके बाद नादरा से उसकी निशानदेही की जा रही है। बात वही है कि जो वहाँ पे हुआ उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन जिसके रद्द-ए-अमल में हुआ उसकी मजम्मत कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्ट हुआ उसके जो रिएक्शन था, रिएक्शन की तो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जो एक्ट हुआ उसकी कभी नहीं, उसका मामला कुछ और आ रहे हैं, कभी कुछ और तरफ चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन कुछ और तरफ चल रही। बात यह है कि हर जो काम है अगर वो हो जाए, उसका जो डिसीजन है या उसको रोकने के लिए पाबंदी जो है वो तो है, उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं। एक सोसाइटी का चेहरा इस वक्त जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पर नजर आ रहा है, बार बार आपको एक वीडियो दिखाई जा रही है, बार बार आपके सोशल मीडिया पर जब भी आप कुछ भी खोल लें, कोई भी एप्लीकेशन खोल लें, आपके सामने दोबारा से वही वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। आपके सामने इस तरह की बार बार वीडियोस आना टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये क्या इम्पैक्ट जाता है आपकी नौजवान नस्ल पर? आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। मैं तो सिर्फ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान। देखिए, अब मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जो रिएक्शन था, एक रिकॉर्डिंग हो रही थी या जो भी हो रहा था, उसका जो रिएक्शन हुआ, जो पब्लिक की तरफ से हुआ, नौजवानों की तरफ से हुआ, हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं और उसकी करनी भी चाहिए। बात यह है कि उसका देखना, उसका इम्पैक्ट इन वीडियोस का कहां तक गया कि सोशल मीडिया के ट्रेंड्स जब बने तो पंजाब हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए। उन्होंने DIG तक जो है उनको OST बना दिया, SHO DSP को मुअत्तल कर दिया, SP SSP को आपने ओहदों से हटा दिया। तो इसके बाद क्या रह जाता है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर के जो मामला देखते हैं, जिन्होंने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उनको आपने ओहदों से हटा दिया। इवन के इन्वेस्टिगेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, उसके बावजूद हटा दिया गया। उसकी क्या वजह थी कि ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि बैरून ममालिक के जो मीडिया है वो भी इस पर बात करें, क्योंकि इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे औरत का जो मकाम है वो सबको पता है, इस्लाम में औरत को क्या इज्जत दी गई है वो सबको पता है। इन चीज़ों को जब आपके बैरूनी साजिशी अनासिर जो है इनको उठाते हैं तो वो मामलात किसी और तरफ चला जाता है। बात यह है कि 92 लोग हैं, सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह की दिफात भी लगाई गई हैं उनको बाहर नहीं आना चाहिए, उनको उसकी इतनी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि ये क्या हुआ। वाक़यात की रोकथाम की तरफ हमने चलना है और उस पर इनिशिएटिव ये लिया गया है कि पार्क्स में, क्योंकि प्रॉपर हम देख रहे हैं लोग यूट्यूब चैनल्स अपने चला रहे हैं, लोग टिकटॉक्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा लोग मुतहरिक हैं, उसके लिए लोगों ने प्रॉपर सामान ख़रीद रखा है, जाते हैं अपनी वीडियोस बनाते हैं पार्क्स में। डू यू थिंक ये एक अच्छा इकदाम है, ये फैसला अच्छा किया गया है? देखिए, मैं पाबंदी के हक में कभी भी नहीं हुआ कि आप हुकूमत को कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए और उसके बाद उसका हल आप निकाल दें कि आप उस पर पाबंदी लगा दें। मुझे ये बताएं कि हवाई जहाज के हादसात होते हैं तो फिर क्या फ्लाइट्स बंद कर दें? मोटरवेज पर या आम शाहराहों पर जो है गाड़ियों के हादसात होते हैं तो क्या गाड़ियों को बनाना या सफर करना छोड़ दें? ये नहीं होता कि आप पाबंदी लगा दें, खत्म कर दें। ये क्या हुआ? मुझे ये बताएं कि टिकटॉकर या यूट्यूबर कितनी बड़ी तादाद में होंगे जो पार्क्स में जाते होंगे, वहां तो फैमिलीज और बच्चे जाते हैं। बिल्कुल सही। आप उनके जो वहां पे अगर वो सैर के लिए आए हैं, सैर व तफरी के लिए, हमारे शहर में और अब बचा क्या है? कोरोना के बाद सिर्फ वही पार्क्स ही रह गए हैं जहां पे लोग वीकेंड पे या छुट्टी का दिन जो है आएगा तो उस पर लोग फैमिलीज के साथ चले जाएंगे। अगर एक बंदा अपनी फैमिली के साथ आया, वो वहां पे वीडियो बना रहा है या तस्वीर बना रहे थे, आप उसको भी रोकेंगे। मैं इसके भी खिलाफ हूं कि पार्क्स के अंदर पुलिस को नहीं होना चाहिए, चाहे आप कह रहे हैं कि लेडीज कांस्टेबल्स हों चाहे आपके मेल कांस्टेबल्स हों, वो भी नहीं होने चाहिए। आपके रियासत जो है वो मुतारिक हो, आपका कानून की अमल दरामद होने। सिप्रा साहब, ये चीजें कहीं ना कहीं नागुजीर हैं। नहीं, मैंने तो जिस तरह के किस तरह नागुजीर है मुझे ये बताएं। बहुत ज्यादा खवातीन अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगी। नहीं, मुझे ये बताएं कि मुझे फिर इसका क्या मतलब है कि आप वर्दी में जो लोग हैं आपको वो तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं फराहम कर सकते? फिर तो ये हुआ ना कि आपकी जो एजेंसीज हैं, आपके जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, आपकी यूनिफॉर्म जिसकी रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, जिनको देखने के बाद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, तो वो ख़त्म होता जा रहा है। कि आप उनको ट्रैक्स पे कितने 1-1.5 किलोमीटर का वो ट्रैक है, आप उस पर भी उसको छोड़ रहे हैं। चंद एकड़ का जो है वो पार्क है, आप उसमें भी कह रहे हैं कि लोग जो पुलिस है उसको हम तैनात कर रहे हैं। ये इसका हल नहीं होता। प्राइवेसी जो है खत्म होगी। देखें, फैमिलीज ने आना है, बच्चों के साथ आना है। इसका हाँ इतना ठीक है कि आप मेन जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर चौकियां कायम कर दें, वहां पर पुलिस की नफरी जो है उसकी तैनाती कर दें, लेकिन यूट्यूबर्स
टिक टॉकर्स अगर इसको आप करना चाह रहे हैं तो इसको कमर्शियल पे ले जाएं। ये सजेशन जो है ये हो सकती है कि आप जब इसको देखो वो अपना स्पेशल इवेंट्स पे आपको कुछ पार्ट्स में सिर्फ फैमिली को ही परमिशन देनी चाहिए सिप्रा साहब। मैं आपको बताता हूँ, कमर्शियल शूटिंग अगर होती है, जिस तरह आपने कहा कि उनके पास कैमरामैन भी होते हैं, टीम होती है पूरी, उसकी शूटिंग का पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब कमर्शियल पे चले जाएंगे कि अगर किसी ने टिकटॉक बनाना है, कोई अगर उसने कोई आपने रिकॉर्ड करना है कोई चंक, तो उसको कमर्शियलाइजेशन पे चले जाएं। हाँ, जब उसको उसके लिए पता कोई आप वो सेट खुद पैटर्न रखें, वो SOPs खुद भी तो रखें, जिनको कमर्शियल फॉलो काम कर रहा है करना ना, वो जो ये चीजें बना रहा है उससे उसकी इनकम आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक है, जब उसको लेकिन पता सिप्रा होगा साहब उसके लिए प्रॉपर कोई लेटर इशू हो, प्रॉपर आप किसी से परमिशन लें, आप खुदा ना खास्ता अगर कुछ अच्छा बुरा होता है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वहां का पीएचए की इंतजामिया रिस्पॉन्सिबल हो। मैं वही हमने बात कर कुछ रहा हूं। तो प्लान करना है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप पाबंदी ना लगाएं, उसके दूसरी तरफ चले जाएं ना। आपके मुझे बताएं तफरीही मकामात पर अगर आप लोगों को रोकें कि वो ना शूट करें तो आप उसका कोई एसओपीस बना दें। बिल्कुल सही कि अगर कोई शूट करना चाह रहा है तो पीएचए में एप्लीकेशन दे, कितने मिनट का शूट है या उसके हिसाब से किस किस्म का शूट है, उसके हिसाब से उसकी फी मुकर्रर कर दें। जब फी मुकर्रर होगी तो लोग बहुत सारे निकल जाएंगे। आम जो टिकटॉकर है ना, जो राह चलते हैं गलियां बड़े फिरते हैं, वो खुद ही निकल जाएंगे, वो खुद ही निकल जाएंगे। लेकिन पुलिस काम कर रहे हैं वही करेंगे। लेकिन पुलिस को अंदर लगा देना कि पुलिस जो है वो अंदर करेगी, तो मैं तो इस हक में कम से कम मैं नहीं हूं। मैं तो ये नहीं चाहता, ना पाबंदी होनी चाहिए ना पुलिस अंदर होनी चाहिए। रियासत जो है वो मुतहरिक हो, रियासत का दबाव और रियासत का वो एक खौफ की जो फिजा है वो इस तरह होनी चाहिए कि लोग अंदर ऐसा कुछ ना करें। ये क्या बात हुई कि मीनार पाकिस्तान के साए में एक वाकया होता है, आपके तो शहराओं पे इतने वाकये हुए हैं, तो क्या आप जश्न मनाना छोड़ देंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। आपके आने वाले जो जश्न आप छोड़ देंगे? यौम आजादी है और नया साल जो है उसका जश्न होना है। हाँ। मुझे बताएं ये सारी चीजें आप छोड़ देंगे? सफर करते हैं, अगर लोग सफर कर रहे हैं, इस तरह के वाकयात होंगे, फिर आप क्या करेंगे? खैर, इसके लिए एहसास तहफ़्फ़ुज़ आपको लोगों को फराहम करना है। आपको कैमरास भी शहर के जो हैं वो एक्टिव करने पड़ेंगे, अपनी पुलिस को भी मुतहरिक करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी गौर फिक्र करना है। अपने बच्चों को मुहज़्ज़िब शहरी बनाने में, घर से तरबियत करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी किरदार पेरेंट्स को अदा करना है। ये तो मैं पहले दिन से ही जोर दे रही हूँ। खैर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लाहौर में बच्चों की वाहिद सस्ती तफरी जो है वो भी महंगी हो रही है। हमने इसको सैटरडे को भी जिक्र किया था कि बारहा तफरी के जो ज़राए हैं उनको किस तरह से महंगा किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बच्चों के लिए सस्ती तफरी गाह का तो हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक अहम खबर मैं इसको समझ रही हूँ, मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, जो हम शहर के हालात डिस्कस कर रहे हैं, जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि ख़वातीन अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा रोल सिप्रा साहब ये चीज़ नज़रअंदाज करने वाली है कि शहर की स्ट्रीट लाइट्स मुसलसल बंद हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, चोरी डकैती के वाक़यात, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, उस पर इंतज़ामिया के लिए ये चीज़ जो है, इंतजामिया इस पर कुछ कर ही नहीं रही है। ये क्या बहुत ही गैर जरूरी है? इंतजामिया है कहाँ पे? हाँ, ये आपने सही सवाल किया, ये आपने सही सवाल कर क्या रही है ना। कोई मुझे भी बता दें कि वो ये कर रही है, चलें ये स्ट्रीट लाइट रहेगी, चलो कल परसों कर लेंगे। मुझे बताएं हो क्या रहा है यहाँ पे? आप सीसीटीवीज और इसके साथ सेफ सिटीज कैमरास की बात कर रहे थे। मुझे बताएं चूंग से लेकर LD एवेन्यू 1 तक अगर आपके पास कैमरास की फुटेज नहीं है तो फिर क्या है, क्या फायदा है? चूंग से लेकर LD एवेन्यू 1 तक कहीं पर भी कोई कैमरा नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। तो फिलहाल तो एक हालात ये देख रहे हैं, इससे ये हालात देख रहे हैं। दूसरी बात रह गई कि इंतजामिया के स्ट्रीट लाइट्स जब नहीं होंगे, जब रात के वक्त कंफर्म है कि उस एरिया में जहां पर ये वाकया अभी जो हमने रिसेंटली आपके साथ खबर शेयर किया, कोई स्ट्रीट लाइट नाम की चीज भी नहीं होगी। हाँ, तो फिर क्या फायदा? फिर क्या देखें, रात की तारीकी में 11-12 बजे जब लोग ट्रैवल करेंगे, 10 बजे भी करेंगे तो तारीकी होगी ना। उस तारीकी में अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ डकैती, राजधानी की, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि जिस तरह हम आज सुबह से उस पर डिबेट कर रहे हैं जिसपे, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर यही होगा कि CM साहब नोटिस ले लेंगे, CCPO साहब से रिपोर्ट मांग लेंगे, IG साहब भी रिपोर्ट मांग लेंगे। अल्टीमेटली जब तक मीडिया तक वो रहेगा तब तक उस पर चीजें चलती रहेंगी, मीडिया निकलेगा तो चीजें खामोश हो जाएंगी। ये हल नहीं है। हल ये है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह देना है, किस तरह देना है। बिल्कुल, उसके लिए आपकी पुलिस क्या कर रही है? अगर किसी इलाके में SHO है, उसको पता है कि उसके इलाके में स्ट्रीट लाइट खराब है, उसके इलाके में अगर नस्ब जो गवर्नमेंट के कैमराज हैं, प्राइवेट लोगों ने तो लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट के जो कैमराज हैं अगर वो खराब हैं
तो वो मुतलका इदारे को नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं आगाह कर क्योंकि सकता। जब खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आएगा, पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो पुलिस का भी तो ये फर्ज है ना कि अपने इलाके की मुकम्मल रिपोर्ट में ये चीजें नहीं शामिल तो ये क्या जवाब देंगे कि कैमरे बंद हैं, हाँ, हम नहीं ढूंढ सकते। मुझे बताएं कि माजी में जो इन्वेस्टिगेशन होती थी वो सेफ सिटीज कैमरा से होती थी? ये नहीं है हल ये है कि अगर चलें जदीद टेक्नोलॉजी भी हम आ भी गए हैं तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल जहां पर अगर सीसीटीवी मौजूद भी होगी, अगर स्ट्रीट लाइट्स वहां नहीं होंगी तो फिर आप उसकी निशानदेही किस तरह कर सकेंगे? और ये खर्चा भी नहीं है, और हर साल इसके आप करोड़ों रुपए बिल भी अदा करते हैं स्ट्रीट लाइट्स की मद में, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेस्को को अदा करती है, इसके फंड्स भी होते हैं, इसके रिप्लेसमेंट के, इसके मेंटेनेंस के होते हैं। अच्छा, फिर आपने पूरा अमला रखा हुआ है, क्रेन्स आपके पास मौजूद हैं, घपले और नियतें ठीक हो जाएं तो फिर ये सारा कुछ हो जाएगा। अब वो हम तो नहीं ना ठीक कर मैं सकते। वही कह रही ना, आप असल में करना कुछ नहीं ना चाह रहे, तो ये चीजें इसी तरह रहेंगी, ये सही होने वाली नहीं है। खैर, सस्ती तफरी की मैं बात कर रही थी, हमारे पास थोड़ा वक्त कम है तो जिक्र उसका भी कर लें जी। चिड़ियाघर की जो फीस है उसमें इजाफा किया गया और उसके साथ साथ पार्किंग और टिकटों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ, पहले हमने चिड़ियाघर सैटरडे को, और अब वाइल्ड लाइफ को आपको बता रहे हैं कि जी यहाँ पर भी जो एंट्री फीस है उसको, फिर पार्किंग, फिर अंदर जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज रख दी गई हैं कि अगर आपने सांप घर का विजिट करना है तो आपको स्पेशल जो है वो टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये सस्ती तफरी क्यों खत्म की जा रही है? पहले तफरी के जराए बच्चों के लिए, खास तौर पे बच्चों के लिए बहुत कम है। देखें, बच्चे ही जाते हैं जब भी आपके जू में जाना है, चिड़ियाघर में जाना है, तो छुट्टी होगी या इतवार का रोज होगा तो बच्चे ही जिद करते हैं कि हम जानवर देखने हैं, वहां पर लेके जाएं। और जो आप बता रहे हैं कि कैटेगरीज बना दी गई हैं कि शेर को देखना है या सांप को देखना है, तो मुझे अच्छा, मैं कहती हूँ चले अगर महंगी कर रही हैं, समझ आ रही है कि अगर आप बड़ा उस पे काम, चले मैं कहती हूँ लेट्स सपोज आप कर भी रहे हैं, उस पर कोई काम भी तो करे, नए जानवर भी तो लेकर आए। चिड़ियाघर में तो एक अरसा हो गया कोई नया जानवर ही नहीं आया, उस पर तो ये सितम है कि आप पैसे बढ़ाई जा रहे हैं और बच्चों की तफरीह के लिए वहां कुछ नहीं है। देखें, जो नए पाकिस्तान में अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सके ना, तो वो आपकी ये टिकट्स और ये सस्ती तफरीह और ये मामलात, देखें पेट जो है उसकी आग बुझाने के लिए जो मामलात चलते हैं उस पर अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो मुझे बताएं कि ये तफरीह के मामला जो आप हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद एक फैमिली ने जाना है, वो आप किस तरह करेंगे? जो 24 घंटे का साइकिल है उस पर गवर्नमेंट नहीं आ रही, जो 7 दिन या 15 दिन बाद का साइकिल है उसको किस तरह देखेगी? मैं तो ये कहूँगा कि सिवाय महंगाई के, सिवाय हर चीज़ के महंगा होने के, आज तक हुकूमत ने हमें दिया ही कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि आइंदा जो 2 साल रह गए हैं इसमें भी हालात जो हैं हमारे साथ रहेंगे और हमें इसी तरह भुगतना पड़ेगा। मैं भी अब इस खबर को ही वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि आपने, वो कहते हैं ना, गल ही मुक गई है। हुकूमत ने कुछ दिया और वाकई कुछ नहीं दिया। ये ना सिर्फ हम लोग बल्कि आम लोग, जगह जगह आप जहां पर भी चले जाए लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई के अलावा इस हुकूमत ने कुछ नहीं दिया है। तो फिर अफसोस के साथ ये चीज़ है कि जी बच्चे जो कि उनकी तफरीगात थी एक ही चिड़ियाघर शहर में और वाइल्ड लाइफ पार्क जहाँ पे लोग अपने बच्चों को स्पेशली लेके जाते थे, तो बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ, इसके लिए आपको आसानी पैदा करनी है। यहाँ पर अगर टिकटें महंगी होंगी तो ऑब्वियसली लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। शाहिद सिपरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये आज की तमाम न्यूज़ हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। मौसम की सूरत हाल प्रोग्राम के सिलसिले में हम आपके साथ शेयर करेंगे और देख लेते हैं कि जी इस वक्त मौसम कैसा है। सुबह तो कुछ खुशगवार एहसास ही था मौसम में, लेकिन अभी हब्स भी है, गर्मी की शिद्दत भी महसूस हो रही है। कोमल की तरफ चलते हैं, ओवर टू यू कोमल। जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज ललसुब में ही सूरज और बादलों की जो है वो आंख मचोली जारी है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास कम हो रहा है। साथ ही साथ हब्स की शिद्दत में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आई है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक रहेगा, जबकि कम से कम 26 डिग्री तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आज दिन भर जो है वो सूरज और बादल यूं ही आग मचोली जारी रखेंगे, जिसके बाद मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने में आएगी। लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स आबोहवा आलूदा होने की वजह से 150 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के हवाले से कहा है कि सूरज जो है अपनी सो मच हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ये वाकयात होना और फिर जैसा कि हम कह रहे हैं कि मुआशरा हमारा किस सिमत में जा रहा है, एक के बाद एक बुराई मुआशरे में जन्म लेती चली जा रही है।
सोशल मीडिया जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों का तदारुक तो किया जा रहा है, कार्रवाइयाँ पुलिस की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं उसके बाद आपको एक और वाक़या सुनने को मिल जाता है। क्यों मुआशरा हमारा बेराह रवि का शिकार होता चला जा रहा है? इंसानी रवैयों में तब्दीली कैसे मुमकिन है? इसके लिए बेसिक क्या चीज़ें हैं जिनको सभी लोगों ने फॉलो करना है? क्यों आप किसी भी जगह चले जाएं तो हम देखते हैं कि जो औरत अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही है, मुआशरे में ये बुराइयां किस तरह से ख़त्म की जा सकती हैं? हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ करवाना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ रिसेंटली जो वाक़यात हुए आपने भी देखे, हर जगह पर सभी लोग देख रहे हैं, ये हमारा मुआशरा किस सिमत में जा रहा है? एक वो होता ना मुश्तरका ज़हनियत जो परवान चढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अभी हम ये वाक़या देख रहे हैं, ये अभी आप लोगों ने रिपोर्ट किया है, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल का वाक़या है कि एक या दो शख्स इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ ऐसे वाक़यात हम लोगों ने रिसेंटली देखे हैं जिसमें पूरा मॉब इन्वॉल्व है। हाँ जी, एक वो 400 बंदा इन्वॉल्व है और आई डोंट नो कि स्टेटिस्टिक्स किस तरह उन्होंने गैदर किए हैं कि 400 बंदा काउंट कैसे किया, ठीक है, लेकिन ये कि एक मैस लेवल के ऊपर लोग इन्वॉल्व हैं। जब उसकी बात करते हैं तो हमारी एक मॉब साइकोलॉजी होती है, एक मॉब नफ्सियात होती है जिसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। उस नफ्सियात में हम किसी माशरे का उससे किरदार को अक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक इंडिविजुअल की मोरालिटी, एथिक्स, उसकी जो लॉ की प्रैक्टिसेस होती हैं वो फेल हो जाती हैं। क्योंकि जब वो उसको लगता है कि मैं एक एंटिटी नहीं हूँ और जब लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मुझे कौन देखेगा। तो वो जो आपका बेसिक मोरालिटी के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो कम होते हैं, लेकिन वो इकट्ठे मिलके हम ये नहीं कह सकते कि वो माशरा बहुत, क्योंकि इस तरह के मॉब बिहेवियर या कलेक्टिव मैडनेस या कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस या कलेक्टिव इस तरह की जो क्रिमिनल हरकतें हैं या जो अब्यूज़ किया जाता है, उसके अंदर किसी एक इंडिविजुअल का कसूर नहीं होता। और आपने देखा होगा कि पहले भी नाजी गवर्नमेंट में या हिटलर के ज़माने में भी इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो होते थे, जिसमें 2-4 लोग इन्वॉल्व होते थे तो पूरा मॉब इन्वॉल्व हो जाता था। अब बात करेंगे कि क्यों इंडिविजुअलिस्टिक लेवल के ऊपर भी ज़ाहिर है हमारे माशरे में एक चेंज आ रही है। लोगों के जहन में एक तरह की लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस भी है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देखें कि अगर लोग ड्राइव कर रहे हैं और ज़रा सी किसी के आगे कोई चीज़ आ जाती है तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो उसमें आप बहुत सा रोल हमारी अपब्रिंगिंग का है, हमारे माशरे में पहले हम लोगों के आप देखें जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, लोगों के सरोगेट्स होते थे, अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो दादा दादी अवेलेबल होते थे, कोई घर का बड़ा अवेलेबल होता था उनकी एक मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में। अब देखें कि पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं, ज़्यादातर वर्किंग पेरेंट्स हैं, बच्चे जो हैं उस तरीके से उनका जो कहते हैं ना कि क्वालिटी टाइम नहीं पेरेंट्स दे पा रहे। और दूसरा आप देखें कि जिस माशरे में हम ये सुनते हैं कि जी फलाना वाक़या पेश आया, एक कमेटी फॉर्मुलेट हो गई, ओके डन, उसके बाद कमेटी के बाद जी जो है सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो देन एंड देयर वहाँ पे सजा मिलने का कॉन्सेप्ट जो कि हमारे दीन में भी है कि आप उस निप्ट इवल इन द बैक, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि लोग किसी अंजाम से जब तक खौफजदा नहीं होंगे तब तक हम इसका खात्मा नहीं, ये एक ह्यूमन साइकी भी है कि आपको डराया जाए, खौफजदा किया जाए। नहीं, आपके देखें आपका बिहेवियर कौन सा रीइंफोर्स होता है। मैं आपको नफ्सियाती तौर पे बताती हूँ कि अगर आप बच्चे को शाबाश देते हैं किसी चीज़ पे तो वो दूसरी दफ़ा भी करेगा, वो तीसरी दफ़ा। अगर आप बच्चे को रोकना चाहते हैं तो आप उसको ज़बान से रोकें, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो बार बार रिपीट करेगा। इसी तरह क्रिमिनल्स भी उनकी एक नफ्सियात है, अगर उनको ये बात पता हो कि जी हमारा तो इस चीज़ के ऊपर कभी भी हमें जो है मुजरिम नहीं साबित कर सकता कोई, तो वो फिर ऐसे वाक़यात बढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा हमें लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ भी देखना चाहिए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब डिलेड है, आपको अगले को पता है कि शायद मैं बच भी जाऊं, अगर लोग इन्फ्लुएंशियल हैं तो ये जो एक नफ्सियाती एलिमेंट होता है ना लोगों के माइंड में कि मैं ये करूंगा तो बच जाऊंगा, यही मॉब बिहेवियर की भी साइकोलॉजी है कि मैं अगर 4 लोग गलत काम कर रहे हैं, मैं 5वां एंटर हो जाऊंगा, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आएगा, उनको कुछ नहीं कोई कह सका तो हमें क्या कहेगा। और दूसरी बात है कि उसमें उस पर्सन की सेल्फ आइडेंटिफिकेशन
نہیں ہو رہی ہوتی کہ جہاں پہ بہت سے لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اکثر ایک گاڑی جلا دیتے ہیں اور کچھ کئی دفعہ یہ امپلانٹڈ بھی لوگ ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 2-4 لوگ گاڑی جلا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو پھر ایک موب ساتھ شامل ہو جاتا ہے. نارملی کہا جاتا تھا کہ جی اس طرح کے لوگ ذہنی بیمار ہوتے ہیں, فرسٹریشن ہوتی ہے, زندگی میں کوئی نہ کوئی ان کی کمی ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایک جھرمٹ کو ہی ایک گروپ کو ہی ایسا کرتے دیکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تربیت کی کمی ہوتی ہے, لیکن وی کین ناٹ کال دیم سائیکوپیتھس. اور یہ دیکھیں ٹینڈنسیز ہیں, ہر بندے میں ہوتی ہیں تھوڑی بہت ٹینڈنسیز. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہیومن مائنڈ میں کہیں کہیں پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. تو یہ فرسٹریشن جب بلڈ ہوتی ہے نا, آپ دیکھیں کہ اب the entire world is passing through this pandemic phase. اب پینڈیمک میں اتنی فرسٹریشن ہے, ہم لوگوں نے, آپ یقین کریں کہ مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن سٹارٹ کی جس کے اوپر ہمیں اتنے کالرز کے فون آئے کیونکہ اکنامک ریزنز تھے جن کے ڈپریشن میں جانے کے, اسٹریس کے اور ریزنز تھے اور فیمیلز کے بہت سے ریزنز تھے. تو دیکھیں جس معاشرے میں یا جس سوسائٹی میں سوشو اکنامک ایک فیبرک چینج ہوا, وہاں پہ ایسے واقعات کا ہونا, انسیڈنٹس بڑھنے کے چانسز آٹومیٹکلی ہیں. ایک آج کل جو رویہ بہت ہی پریویل ہے نا, لوگوں کو شہرت چاہیے اور لوگوں کو کچھ بن کے دکھانا ہے, اس کے لیے آپ یہ جو شارٹ ٹرم پالیسی ایک اپنا رہے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیکھیں ایک انسیڈنٹس ہوتا ہے, اور آج میں یہ بات کرنا چاہوں گی اسپیشلی بچوں کو سائبر کرائم کا نہیں پتا. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہمارے پاس ایسے بچے آتے ہیں جو کہ جن کا مذاق سوشل میڈیا پہ اڑایا جاتا ہے, جن کے اگینسٹ ایک گروپ کھڑا ہو جاتا ہے اور اچھے بھلے وداؤٹ اینی پروف وہ وکٹمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیپل جوائننگ دوز گروپس ڈونٹ ایون نو دا ادر پرسن. ان کو پتہ ہی نہیں اگلا بندہ کیا ہے, وہ اس کو غلط 1-2-4 لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں رویہ ہے نا کہ بس آپ نے کچھ دیکھا اور آپ اس کو کرنے کی کوشش کی, بس آپ پیچھے لگے. مطلب دس از ویری رانگ. اب یہ سائبر کرائم والوں کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیں, بچوں کو جو ہے اویئرنیس کریٹ کریں. اکثر بچوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے اور دے ڈونٹ نو کہ اگر آپ سائبر کرائم میں ایک دفعہ انوالو ہو جائیں اور آپ کنوکٹ بن جائیں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ اوے فرام اٹ. تو یہ جو ہمارے رویے تشدد کی طرف جا رہے ہیں اور بہت زیادہ اگریشن کی طرف جا رہے ہیں نا, اس میں میرا خیال میں پیرنٹس بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کے اساتذہ بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچے پہ نظر رکھیں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے. دیکھیں آپ اگر بچے کے اوپر نظر نہیں ہوگی, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے, میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ہم نے irrespective of gender, بچوں کے کچھ بیہیویئر جو ہے نا نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں. میں کچھ بیہیویئر آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی. کچھ بچوں میں ضد کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے, اپنی بات منوانے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. پھر ہم یہ بھی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے ہمارا, اس کو خود سے فیصلے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. انہی چیزوں میں ہم کہیں نہ کہیں بچے کو اپنے اس کنٹرول سے باہر کرتے جا رہے ہیں. ضد کر رہا ہے بچہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس چیز کے لیے ضد کر رہا ہے. اور میں اکثر یہی پیرنٹس کو یہ بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ہر ضد پوری نہیں کرنی چاہیے. جس بچے کی ہر ضد پوری کریں گے یا اس کو ایکسیس آف ایوری تھنگ دیں گے, ایون کہ ٹوائز بھی ایکسیس میں دینا مینس کہ کچھ عرصے کے بعد ٹوائے کی ری انفورسمنٹ ٹوائز کی ختم ہو جاتی ہے. وہ بچے کو عادت پڑ جاتی ہے کہ میرا رائٹ ہے, میں نے سب کچھ لینا ہے, جو پھر رائٹ پھر مائٹ بن جاتا ہے. اور جب آپ مائٹ بنتے ہیں تو آپ کے اندر وہ پھر ظاہر ہے سوشیوپیتھک ٹینڈنسیز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور بچوں کو ہائپر آج کل اب دیکھ رہے ہیں کہ جب میں یہی رافع صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ جو بچوں میں اگریشن ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو بات یہ کہ ہمارا کچھ فوڈ جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں, پروسیسڈ فوڈ جو ہے دیٹ از ویری بیڈ, وہ ہائپر ایکٹیویٹی کریٹ کر رہا ہے. دوسرا ہمارے بچے جو ہر وقت یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آئی پیڈ, چھوٹے بچے آپ دیکھیں کہ اب زیادہ تر بچوں کو گلاسز لگ گئی ہیں, ہر وقت ان کا اسکرین ٹائم ہے. That also activates certain neurons جن کی ایکٹیو فائرنگ کی وجہ سے اس قسم کے اگریسو رسپانسز بچوں میں آنی شروع ہوتی ہیں اور ہائپر ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں. تو اور پھر وہ جو گیمز ہیں, آپ نے دیکھا کہ پب جی کے اوپر بہت سی ہم نے بات کی, اس کے علاوہ اتنی گیمز ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے جسٹ فار دا پرپز ٹو انویسٹیگیٹ ان گیم سے ہوتا کیا, میں نے 2-3 دفعہ دیکھی اور وہ دیکھیں وہی چیز پروڈیوس ہوتی ہے جو ایڈکٹیو بیہیویئر میں ہوتی ہے. مطلب آپ پرون ہو جاتے ہو ایڈکشن کی طرف. وہ اتنی اس کے اچھے سارے گرافکس ہوتے ہیں کہ بچے کا تو ذہن ویسے ہی بہت ہوتا ہے نازک, آپ اس کو جس طرف لگا دیں. تو پھر دوسری بات ہے کہ پیرنٹس کو بہت زیادہ واچ کرنا چاہیے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ واش روم میں, آج کل ایڈکشن, آپ سوچیں, آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایڈکشن کے کتنے کیسز بڑھ رہے ہیں. بچہ واش روم میں اگر 5-10 منٹ سے زیادہ لگا رہا ہے,
آپ اس سے پوچھیں کہ بچے آپ ٹھیک ہو, کیا ہے, آپ اس پہ نظر رکھیں, آپ دیکھیں کہ کیونکہ ظاہر ہے ایک دم تو نہیں بچہ کسی چیز میں انوالو ہوتا, پھر آپ اس کے سوشل میڈیا پہ بھی نظر رکھیں, وہ کون سے گروپس جوائن کر رہا ہے, وہ کن لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ یہ پیرنٹس کا کام ہے, چاہے بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے آپ اس کو جو ہے اپنی مانیٹرنگ میں رکھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ لڑکا ہے تو میں چھوڑ دوں, لڑکی کے اوپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ لڑکوں کو لوگ فری ہینڈ دے رہے ہیں اور لڑکیوں کو بہت دبا رہے ہیں, تو وہ دبانے سے کیا ہوتا ہے, لڑکیاں اپنے رائٹس کے لیے بھی نہیں بول سکتی. یہ بھی ایک بہت ڈائلیما ہے. اچھا جی, جب ہم تربیت کی بچوں کی بات اسپیشلی کرتے ہیں تو فوکس نارملی ایک ہماری سوسائٹی کا یہ ایک المیہ ہی ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیں, بیٹی کی تربیت بہت اچھی ہونی چاہیے, بیٹی کی تربیت. یہ جو ڈیفرنس بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں رکھا گیا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ تو لیتھل ہے؟ دیکھیں میں نے یہی بات کی کہ آپ کے گھر میں بیٹی اور بیٹے کے نارمز جب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, دیکھیں فرام ڈے ون, اب ہم لوگ فارچونیٹلی بہت بہتر سوسائٹی میں ہیں یا ہم اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ڈفرینس نہیں کرتے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لو سوشو اکنامک کلاس ہے, اگر بیٹے کو ایک میٹ کا پیس دے رہی ہے ماں اور بیٹی کو نہیں دے رہی, آپ نے اس کو بائفرکیٹ کر دیا, اس کے مائنڈ کو وہیں ڈیوائڈ کر دیا. تو یہ دیکھیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, آپ نے تربیت پہ دونوں کا اتنا ہی ایمفسائز کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میرا بیٹا کل کو معاشرے میں چلا جائے گا, وہ خود ہی سیکھ لے گا. وہ کیا سیکھے گا, جو ہو رہا ہے وہی سیکھے گا نا. لیکن آپ نے اس کو اچھے اقدار, مورالٹی, آپ نے اس کو ایتھکس تو خود فیملی میں سکھانے ہیں نا. اور آپ نے یہ نہیں منہ سے کہہ کے نہیں بچہ سیکھے گا. بچہ سیکھے گا کہ جو رول ماڈلز ہیں ہمارے گھر میں, اگر پیرنٹس اچھے طریقے سے آپس میں بات کرتے ہیں, وہ ملازمین سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, تو بچہ وہ سیکھے گا. اگر آپ بچے کو کہہ دیتے ہو کہ جی جاؤ جا کے باہر بیل بجی ہے, کہہ دو ڈیڈی گھر نہیں ہے, ماما گھر نہیں ہے, تو آپ پھر اسے کہتے رہو سچ بولنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے سوڈو میسیجز سے بچے سیکھتے ہیں. دے آر ویری کلیور. اب بچوں کی کہہ لیں کہ وہ اپ برنگنگ جو میڈیا کر رہے ہیں یا جو یہ بچے سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں, وہ بہت اسٹرانگ میسیجز ہیں. ہمیں ایز پیرنٹس, ایز ٹیچرز اس سے زیادہ اسٹرانگ میسیجز دینے کی ضرورت ہے. اچھا, پیرنٹس چاہتے ہیں ان کا بچہ جو ہے وہ خود کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, بچوں کو با اختیار بنانا ہے, کچھ کرنا سکھانا ہے, ڈیسیژنز لینے اگر بچوں سے سٹارٹ کرائیں گے. یہ بھی ایک ہمیں نیگیٹو وے کی طرف لے کے جا رہا ہے. بچوں پہ اس قدر ٹرسٹ کچھ لوگ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ان کی غلط باتوں کو بھی پیرنٹس آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہمارا بچہ. بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آج کل وہ دور ہوتا تھا کہ ہم اپنے پیرنٹس کی نظر کو پہچانتے تھے کہ وہ اس ٹائم ہم سے ناراض ہیں یا وہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ آنکھ کے اشارے سے روکتے تھے. آپ مجھے آج بتائیں کہ آج کتنے پیرنٹس کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا اشارہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے. اب یہ ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ ضرور کریں, لیکن انڈیپینڈنس کس چیز کی, آپ اس کو 3 چوائسز دیں. اب آپ اس کو جب اوپن یونیورس دے دیں گے تو وہ بچہ تو کہے گا میں نے آگ سے بھی کھیلنا ہے, میں نے پانی میں بھی کودنا ہے, میں نے اوپر سے بھی جمپ لگانی ہے. دیکھیں بچے کو بچہ رہنے دینے وہ جو ایک اندھا اعتماد آج کل پیرنٹس بچوں پہ کر رہے ہیں, دیٹ از رانگ. یو ہیو ٹو کیپ این آئی آن یور چلڈرن. اعتماد ایک اپنی جگہ ہے, آپ اس کو ٹرسٹ کریں, آپ اس کو مس ٹرسٹ نہ کریں. اب یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول کئی پیرنٹس کا یہ ہے کہ بچہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے فلانے نے یہ کہہ دیا, اگر ابیوز کا کیس ہے, پیرنٹس بچے کی بات نہیں مان رہے. کئی پیرنٹس ایسے بھی ہیں. دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کو یا تو بہت زیادہ پیرنٹنگ کے ڈیفرنٹ سٹائلز آ گئے ہیں نا, یا تو ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا ہم بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے. دیکھیں بالکل باندھ کے, ایگزیکٹلی آپ مڈل میں آئے, آپ بچے پہ ٹرسٹ کریں, اس کی بات سنیں. آپ سب سے زیادہ جو اس دور میں اگر آپ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں نا بیلنسڈ انسان بنانا چاہتے ہیں تو گیو ہم ٹائم. ٹھیک ہے, جو ٹائم ہی نہیں ہے پیرنٹس کے پاس, آپ اسے سوچیں, اس کی باتیں سنیں. اب وہ اگر آپ نہیں سنیں گے, وہ جا کے پتہ نہیں کس کو سنا رہا ہے اور کس سے کیا میسیجز لے. اچھا, 2 بیہیویئر ہیں. آپ نے بہت زیادہ سختی کی, آپ کا بچہ جو ہے وہ غلط راستے پہ گیا کیونکہ وہ چیزیں اس کو بہت اٹریکٹ کر رہی تھیں. آپ نے بہت زیادہ کھول دیا اپنے بچوں کو, ہر طرح کی آزادی دے دی. اب لوگوں کو, پیرنٹس کو یہ چیز ڈفرینشیٹ کرنا کہ انہوں نے کس طرح مڈ میں رہ کر چیزوں کو لے کے چلنا ہے, یہ بڑا مشکل ہوا ہے. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں بچوں میں اگریشن آ جاتی ہے. روکیں تو مسئلہ, نہ روکیں تو مسئلہ. پہلے دن سے آپ نے کرنا ہے نا, سٹرکچر کریں, اپنے ہوم انوائرمنٹ کو سٹرکچر کریں. اپنے گھر کے پہلے زمانے ہوتے تھے کہ کورٹ رولز ہوتے تھے, سب کو پتا تھا یہ ہے. اب وہ رولز نہیں رہ گئے, اب آپ کو بتانا پڑتا ہے بچے کو. آپ اپنے بچے کو ایک روٹین لائف میں رکھیں. لوگوں نے اب یہ پینڈیمک میں کلاسز آن لائن ہوئی,
पेरेंट्स सोए हुए हैं, बच्चे सारी रात डिलीवरीज मंगवा रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं बच्चे, और सुबह उनसे क्लासेस में पढ़ा नहीं जाता था ऑनलाइन। मतलब देखिए, आप अपने घर के रूल्स रखें, जैसे आपके घर में एक रूल है आपने 10 बजे सोना है तो एवरीबडी शुड बी इन बेड। ये नहीं कि पेरेंट्स बेचारे सो गए हैं और बच्चे जाग रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। मतलब देखें, इन चीज़ों को तो हमने खुद करना है ना एज पेरेंट्स। मैं बच्चों के ऊपर, बच्चे कभी कसूरवार नहीं होते। कभी भी हमारे पास कोई पेरेंट्स आए कहें जी बच्चा ऐसे करता है, तो पहले हम पूछते हैं जी आप उसके साथ कैसे कर रहे हैं। ज़ाहिर आप रोल मॉडल है ना, आपने उसको सिखाना है। तो हमें अपने रवैयों को देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम एज पेरेंट्स कहाँ गलती करें, क्या हम उतनी सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। आई स्टिल रिमेंबर के हमारे फादर हमारे साथ खेला करते होते थे, और अब आप देखें कि मैं बहुत कम है कि पेरेंट्स खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हालांकि अब तो वो गैप भी इतना नहीं रह गया। उस ज़माने में पेरेंट्स की एज भी ज़्यादा होती थी, बच्चे छोटे होते थे। अब तो उस तरह की वो वाली डिस्पैरिटी नहीं रह गई। अच्छा, हरासमेंट के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जी सेक्सुअल हरासमेंट का कोई ना कोई केस आ रहा है सामने। उस तरह आप दफातर में, रोड पे लोग एक दूसरे को हरास कर रहे हैं। कोई इसका हल निकाला जा सकता है? जी देखिए, ये रवैयों को ही चेंज किया जा सकता है इंडिविजुअल लेवल पे। आप अगर फ्रस्ट्रेशंस कम करेंगे, आप हम बच्चों की भी बात करें, बड़ों की भी फ्रस्ट्रेशंस अगर कम होंगी, तो जहाँ डिस्पैरिटी नहीं होगी, इक्वल स्टेटस होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, और ये कि चीज़ें थोड़ी ओपन होंगी। आप बता रहे हैं ना, कोई ऐसी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस पर अमल करना है और बहुत मुश्किल है, बहुत बेसिक चीज़। हाँ जी, और आपके घरों में माहौल अच्छा होना चाहिए। देखें, हम लोग खूब से खूब तर की तलाश में जाते जा रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज के जिसमें 4-5 कपड़े भी किसी के पास होते थे ना, दैट वाज मोर देन एनफ, इट वाज कंसीडर्ड एज अ लग्जरी। आप जितना रियलिटी के करीब रहेंगे, जी, आप डाउन टू अर्थ रहें। देखें, आप हम किस चक्रों में, हम ब्रांड्स के चक्रों में हैं, हम हर चीज भूल गए। हम अपने बच्चे को ब्रांडेड कमीज बना रहे हैं। आप जाते जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी भी वही होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आई होप ये डिस्कशन जो है, इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि सिर्फ हमने थोड़ा सा गौर करना है अपनी ज़िंदगियों पर, अपने घरों को देखना है और चीज़ें खुद ब खुद हम ठीक करना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कुछ नफ्सियात हमने डिस्कस की कि लोगों की साइकी किस तरह की होती चली जा रही है। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी किस तरह से बनाया जाता है, प्रोग्राम के हिस्से में ये हम डिस्कस करेंगे। और ख़वातीन खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बना सकती हैं, ये भी हम बताएंगे कि सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है। प्रोग्राम में हमारे साथ जो हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, तारुफ आपके साथ कराते चलो जी। फातिमा चट्टा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन पंजाब वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन है। साथ ही साथ सिद्रा ने हमें ज्वाइन किया है, और सिद्रा के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ख़वातीन अपना डिफेंस कर सकती हैं, कितना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए अपना तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग लेना कितना ज़रूरी है। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। क्या हाल चले आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपके वक्त के लिए। फातिमा साहिबा, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। कुछ रिसेंटली वाक़यात हम देख रहे हैं, और अफसोस के साथ ये कहना मैं चाहूँगी कि एक के बाद एक वाक़या हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ऑब्वियसली सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, आप इसके लिए काम भी कर रही हैं। कैसे ख़वातीन में शऊर बेदार करना है? सबसे पहले तो ख़वातीन में खुद शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ख़वातीन के अंदर शऊर बेदार करने से, देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट की रिट बनती है या गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है, उसमें यह है कि हमने जैसे ख़वातीन के जितने भी इदारे हैं, जैसे पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, बीइंग अ चेयरपर्सन, हमने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की हुई है। हम ख़वातीन को उनके राइट्स के बारे में बताते हैं, उनके सेल्फ़ डिफेंस के बारे में बताते हैं। बेसिकली ये इदारा डोमेस्टिक वायलेंस को डील करता है, और किसी भी काइंड का वायलेंस जो किसी ख़वातीन के साथ होता है तो वो हमारे पास आती हैं। आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, अब ख़वातीन जो हमने देखा बाहर जा रही हैं और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये आपके डोमेन में आते हैं? देखिए, डेफिनेटली डोमेन में आते हैं, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट तो डेफिनेटली डोमेन में आते हैं। आपने खुद देखा है कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार डेली इस चीज़ पे मीटिंग भी ले रहे हैं। जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट के इदारे हैं, हमारा इदारा है, और उनसे ब्रीफिंग भी ली जा रही है, उनको बताया भी जा रहा है कि किस तरह से ऐसे लोगों के साथ टैकल करना। फातिमा साहिबा, एक मेरी बात से आप भी एग्री करेंगी, वाक़या मोटरवे वाला हुआ, हमने कहा जी ख़वातीन को आप रात के टाइम अकेले जाना ही नहीं बनता था, कैसे खातून अकेली ड्राइव करके चले गई। अभी हमने जो सुबह अपने नाज़रीन के साथ खबर शेयर की,
बच्ची है अपनी माँ के साथ रिक्शे में सफ़र करके जा रही है, रिक्शा ड्राइवर और उसका एक साथी उन दोनों को ज़्यादती का निशाना बना देता है। ख़वातीन तो कहीं महफूज नहीं है, क्या वो अपनी माँ के साथ भी कहीं नहीं जा सकती, रिक्शे में भी सफ़र नहीं कर सकती? देखिए नहीं, ये कहना कि वो वहाँ क्यों गई थी, या ये कहना जी फलां कोई टिकटॉकर है तो उसने वो वहाँ क्यों गई थी, अब एक माँ बच्ची के साथ कल को गई क्यों, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपका जस्टिस का सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर की आपकी जो सूरत हाल है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करेगी, जिसने जहां जुर्म किया है बीच चौराहे पे जब उसको आप सजा नहीं देंगे, जजा और सजा का सिस्टम स्पीडी नहीं करेंगे, जस्टिस स्पीडी नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे लोगों के ऊपर हम काबू नहीं पा सकते। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है जी। हमने जब तक अंजाम नहीं किसी को दिखाना ना कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो अंजाम ये होगा, तब तक आप खौफजदा भी नहीं कर सकते। सिद्रा की तरफ जाऊंगी। सिद्रा, सेल्फ डिफेंस सिनफे नाजुक कहा जाता है ख़वातीन को, कितना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है सेल्फ डिफेंस आजकल जो वाक़यात हुए, जो 4 दीवारी से वाक़यात बीच चौराहे तक आ चुकी हैं, ऐसी हरकतें, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना, बेसिक ट्रेनिंग लेना एक औरत के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई बाकी स्किल सीखना इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग ना रात को सेफ है ना दिन को सेफ है। एक बच्ची जो कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, पेरेंट्स कहते हैं अच्छा लड़कियों को क्या जरूरत है, ओहो लड़की ने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया। मैं बीइंग मैरिड 3 बच्चों की मदर, ये जब मोटरवे का वाकया हुआ था उससे पहले भी मेरे यहाँ पे टाइक्वांडो की ट्रेनिंग हो रही थी, उसके बाद प्रॉपर तरीके से मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी शुरू की अपने ट्रेनर से ही, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने ही उसमें ये सारी ट्रेनिंग्स कंडक्ट भी करवाती हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज कर रही हूँ उनके साथ में। ये कॉन्फिडेंस जो एक औरत के अंदर होता है ना, ऑन द स्पॉट अगर आप रिक्शे पे बैठे हो, नॉर्मली एक बात एग्जांपल दे रही हूँ, आप रिक्शे में बैठे हो, अगर आपको बेसिक स्किल्स पता है, आपको पता है जो मेरे पे एकदम अटैक करेगा मैंने सेंसेस लूज नहीं करनी, मैंने उसका गिरेबान पकड़ के अगर रिक्शा चल रहा है तो साथ ड्रैग करूँगी, 2 लोग देख के रिक्शा रोकेंगे, उस बंदे को रोकेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। अगर आपको बेसिक स्किल्स ही नहीं पता होंगी, बेसिक आपको चीज़ें के नो हाउ नहीं होगा, आप डर जाओगे। फातिमा साहब, हमारी सोसाइटी में औरत का अगर ये वाला रवैया हम देखें ना तो लोग इसको भी अच्छा नहीं समझते कि क्यों औरत ने किसी पे हाथ उठा दिया, ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए थी। तो हमने लोगों का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं चेंज करना है, इसके लिए कुछ सेमिनार्स, कुछ कैंपेन्स, कुछ किया जा रहा है? देखिए जी, बिल्कुल सेमिनार किए जा रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा यूथ को इसमें एड्रेस कर रहे हैं, और ना सिर्फ फीमेल चाइल्ड को, हम मेल जो चाइल्ड हैं उनको ले रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। देखिए अब सबसे पहले मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आप देखें कि यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की, कि ये ट्रेनिंग बच्चे की हमेशा घर से शुरू होती है। ठीक, क्यों उस बच्चे के अंदर किसी लड़की को, फीमेल को देख के ये चीज़ जागती है कि मैंने इस पे अटैक करना है या मैंने इसके ऊपर गलत नज़र रखनी है। उसके बाद आपकी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके बाद आपकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए मोहल्ले में कोई भी लड़का इस तरह का फिरता है जो आप लड़की की तरफ तांग झांक करे, आपने देखा होगा कि पहले लोग फौरी कहते थे भाई तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, आप लोग नहीं करते, लोग अब सड़क पे भी इस तरह आप लोग नहीं करते। आप देखिए लोग अब किसी बच्ची के साथ कोई इस तरह की ज्यादती होती है, बजाय इसके कि वो उसकी जाके हेल्प करे, लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारे जो एथिक्स हैं सोसाइटी के वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब हमारे सामने ये रिक्शा सवार खातून के साथ जो वाकया पेश आया, लोग वीडियोस बनाना शुरू हो गए हैं बजाय आप किसी को रोकने, मतलब आप उसको रोकें। किसी के अंदर कोई इंसानियत नहीं है वहाँ पे, वो कोई बंदा नहीं सोच रहा ये किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, मतलब हम इसके साथ ये कर रहे हैं। एक और वीडियो इसी तरह देखिए, एक भाई रिक्शे पे बहन को बिठा के लेके जा रहा है, उसने पूरा बुर्का पहना हुआ था, उस बच्ची के साथ जो उन्होंने किया, मतलब ये कि आप सोसाइटी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की कोई औरत महफूज नहीं है। औरत महफूज, बिल्कुल इम्पैक्ट तो हम यही दे रहे हैं। हमने यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है और कुछ बेसिक चीज़ें, खुदा ना खास्ता अगर कोई अफसोसनाक वाकया पेश आ गया, 15 पर कॉल की तो वो भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। कहूँगी फातिमा साहिबा इस पर भी बताएं कि किस तरह से हमने इदारों को भी एक्टिव करना है, अगर किसी के साथ कोई वाकया पेश आ जाता है तो फौरी तौर पर इदारों का रद्द-ए-अमल भी जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ टिप्स आपको बताएंगे कि किस तरह से ख़वातीन अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। खुशामदीद कहेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फातिमा साहिबा, 15 पर कॉल की इतना प्रॉपरली जो है वो जवाब नहीं मिला, उसके लिए ख़वातीन के लिए कोई ऐसी स्पेशल क्यों नहीं आपने कोई कॉल सेंटर रखा या कोई ऐसी फैसिलिटी रखी कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करें और उस जगह पर पहुँचें?
देखिए, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हेल्पलाइन है 1737, लेकिन इसका अभी पूरे पंजाब पे इतलाक नहीं हो सका क्योंकि हमारे इदारे अभी प्रॉपर नहीं बन सके इसमें। अच्छा जी, ये हेल्पलाइन किस तरह से मौसर है, किस तरह से जो है इसका रिएक्शन होता है? अगर लेट्स सपोज कोई कॉल करता है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, फौरी तौर पे इदारे में इसको कॉल मिल जाती है, और अगर किसी को जान को ख़तरा है, वो कह रही हैं जी मुझे रेस्क्यू कर लें, तो फौरी तौर पे इस पे 24 आवर कर सकते हैं? 24 आवर, ठीक है, इस पे फौरी तौर पे कार्रवाई होती है क्योंकि ये 15 के साथ इसको कनेक्ट किया। अच्छा, हम अपने नाजरीन को ये बता दें क्योंकि अवेयरनेस टाइप ही हम एक शो कर रहे हैं ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी खातून के साथ कोई हरासमेंट का या कोई इशू ऐसा होता है तो 1737 जो है वो हेल्पलाइन है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और फौरी तौर पर जो है वो आपकी दादरसी की जाएगी। किस तरह से की जाएगी हम ये जान रहे थे, जी बताइएगा। ये सबसे, चूँकि ये 15 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये अभी साउथ में, पंजाब में, पूरे पंजाब में इसका इतलाक नहीं हुआ, ये मुल्तान की हद तक है और अभी वेरी सून इसको हम लाहौर में लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे जो इदारे हैं जहाँ जहाँ बनते जाएंगे वहाँ पे हम मतलब इसको अभी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। बिल्कुल। और अगर एकदम से इसको कर दिया जाए और केसेस आना शुरू हो जाएं, उस तरह से आगे टैकल ना हो, फिर आपको वही शिकायत होगी गवर्नमेंट के इदारे रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो हम इसीलिए इसको अभी मुल्तान की हद तक रखा हुआ है, अभी वेरी सून हम इसको लाहौर पे लेके आ रहे हैं। लेकिन 15 जो है वहाँ पे कॉल करें, वो कनेक्टेड है हमारे साथ और फौरी तौर पर हमें इतला मिल जाती है, देन हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट और फिर जो सवालात वाला सेशन शुरू होता है और फिर मुतासिरा खातून को आप इतना तंग कर देते हैं कि उतनी देर में आपका मुल्जिम कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता है। डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा 15 पे कॉल करता है तो उसे कोई इमरजेंसी होती है तो करता है, अदरवाइज़ किसी को शौक नहीं होता। और जो ख़वातीन के मामलात हैं उनको स्पेशली प्रायोरिटी पे एड्रेस करना चाहिए और करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह के मामलात अब हो रहे हैं, अगर हमने इसमें देर की या इनको प्रॉपर टाइम पे एड्रेस नहीं किया। ये वुमेन राइट्स प्रोटेक्शन आप चला रही हैं, डू यू थिंक कि ये जो हालात हैं इस पर अब कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कुछ बीच में नई शराइत ऐड करने की ज़रूरत है? ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, अब कुछ इसके अंदर तरामीम लेकर आने की ज़रूरत है। देखिए आयशा, हमारे जो लॉज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होने की ज़रूरत है। देखिए, अब हम बार बार ये करते हैं कि मोटरवे वाला केस, अब मोटरवे वाला केस उसकी तफ्तीश मुकम्मल होके अदालत में जा चुका है। क्यों अदालतें इतने फैसले डिले करती हैं? क्यों ख़वातीन के मामला तो फिर हर जगह पे खराब है ना। अब देखिए, जब आप एक मुजरिम को इतनी ढील दे देंगे सालों साल, तो फिर तो बैकअप करने वाला बंदा भी थक हार के बैठ जाता है। इस तरह के मामलात पे फौरी, जब आपको वीडियो, ऑडियो, सारे क्लिप्स, सारी आपको शवाहिद मिल गए हैं, तो देन हमें मैं तो ये कहूँगी कि सऊदी अरब की तरह ये कानून लाना पड़ेगा कि 8 से 10 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा महीना, आप उस मुजरिम को बीच चौराहे में उसकी सज़ा दें। मैं आपको बताऊं, अगर 5 या 10 लोगों को आपने फौरी तौर पे पनिश दे दी, दूसरे लोग उससे फौरी तौर पे इबरत हासिल करेंगे। अब आप एक बंदे को अगर ढील दे देते हो, उसको छोड़ देते हैं, 14 अगस्त में एक वाकया नहीं हुआ, 4-6 वाकये हुए, कितने लोगों को अभी तक सजा मिल चुकी। देखिए, अभी हम ठीक है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, खाके बनाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, पुलिस अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। जब सारे शवाहिद मिल जाएं, मैचिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, देन फौरी तौर पे उनको पनिश दे देनी चाहिए। जो भी लीगली बनती है उसकी पनिश होने दे, ताकि दूसरे देखने वाले जो कोऑर्डिनेशन इदारों की भी मैटर करती है। बिल्कुल। देखिए, जो वीडियोस करना है, पुलिस ने अपना रोल करना है, अदालत ने अपना रोल। अब नहीं, हमारा इंटरनल कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंटल, बट लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितने इदारे काम कर रहे हैं अब अपना काम करें स्पीडी। एक नुक्ते पे जब हम पहुंच गए, ये लोग वही हैं जिन्होंने ये किया है, जितने वीडियो बनाने वाले हैं सारों को वहां पे इकट्ठा किया जाए, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके पेरेंट्स को भी कहा जाए कि ये आपकी ये औलाद बाहर आके गुल खिलाती है, आपको नहीं पता, उनके पेरेंट्स को भी पता हो कि हमारी ट्रेनिंग, हमने क्या ट्रेनिंग की है बच्चे की, और बीच चौराहे उनको सजा मिलनी चाहिए। तब जाके हम इन मामलात पे काबू पाएंगे। अदरवाइज बस हम बैठ के बात कर सकेंगे, जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सजाएं नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये तो आपने हल बता दिया कि सजा ही इसका एक वाहिद हल है, मिसाल बनाना ही इसका एक वाहिद हल है। अब ख़वातीन ने अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, इसके लिए आपने भी ख़वातीन का साथ देना है,
हमारे साथ सिद्रा मौजूद हैं, सिद्रा ने भी साथ देना है। मुझे लगता है हमें मिलजुल कर एक ये सबको देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी की है, हमारे एकेडेमिया की है, हमारे मीडिया की है, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया के थ्रू ही ये सारी चीज़ें जो है लोगों तक पहुँचती है और पता चलता है। और हमें मिल बैठना है, हम सेमिनार कर रहे हैं, हम सिद्रा को भी उसमें इनवाइट करेंगे, वैसे हमने और भी लोगों को बुलाया हुआ है कि हम चाहते हैं, हमने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम सारे लोगों को बुलाते हैं उस सेमिनार पे, और हम चाहते हैं कि देखें, माँ को भी चाहिए कि वो स्टार प्लस देखना बंद करे, और बाप को चाहिए कि वो बिजनेस और फोन में हर वक्त ना घुसा रहे, वो अपने बच्चों पे गौर करे कि मेरा बच्चा किस जगह पे जाता है, किसके साथ बैठता है, क्या उसकी रविश है, कहाँ जा रहा है। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल, ये आप बहुत अच्छा पॉइंट उठा रही हैं। पेरेंट्स को तो ज़रूर, हमने इससे पहले भी सेगमेंट में भी यही चीज़ की है। अच्छा जी सिद्रा, ख़वातीन को किस तरह से पब्लिक प्लेस पर खुदा न खास्ता अगर किसी लड़की के साथ कोई वाक़या हो जाता है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले अपनी सेंसेस लूज ना करें, अपने इर्द गिर्द के देखें, एक मॉब है, आप उस हजूम में जाने से गुरेज करें। अगर आपको पता है, देख के बंदे की पर्सनैलिटी पता चल जाता है कि ये किस तरह से बिहेव करेगा आपके साथ, ठीक, आप उस जगह पे जाने से गुरेज करें। अगर कंपलसरी नहीं है तो मत जाएं। दूसरा, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, अपनी सेंसेस को काबू में रखें। एकदम जिस तरह हमारी नेचर है, फीमेल घबरा जाती है, कोई भी चीज़ गिरे आपके ऊपर, चाय का कप भी, वो डरना नहीं है। जितना आप डरेंगे उतना आप रिएक्शन शो नहीं कर सकेंगे, उतना आप रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे उस बंदे को। तीसरी ये बात, हम लोग जिस तरह आजकल छोटी नाइफ्स मिलती हैं, मेरा तो ख्याल है जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, रखनी चाहिए। कीरिंग टाइप से मिलती हैं आजकल, आपके बैग में होना चाहिए। दूसरा, अगर वो नहीं है, आप अपने पास शार्पन पेंसिल रख सकते हैं, क्योंकि उसका सिक्का बहुत चुभता है प्रॉपर तरीके से। 2-3 ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर आपको कोई ग्रैब करता है, देखें, अगर आप अपना सर मारेंगे उसके फेस पे, आपका हेड फोरहेड इतना हर्ट नहीं होगा जितना वो डैमेज होगा। अपना सर का इस्तेमाल करें। अगर वो आपको पकड़ता है, सर से उसको हिट करने की कोशिश करें, उधर से भाग छोड़ा के अपने आप को भाग जाएं। 2-3 टेक्निक्स इस तरह से हैं, जैसे कि अगर आपको कोई गला पकड़ता है, ठीक है, आपको गला दबाने की कोशिश करता है, आपके दोनों हाथ फ्री हैं, आप अपने दोनों हाथों से उसकी आंखों पे अटैक करें। उसको एकदम अपनी आंखों पे पेन फील होगी, वो आपका गला छोड़ेगा, अटैक, जैसे मौका पाए वहां से एस्केप हासिल करें। पेपर स्प्रे, क्योंकि मोस्टली लोगों को इसकी अभी पहुंच नहीं होगी, कुछ एलीट क्लास या कुछ आप अपनी बच्चियों को दे सकते हैं, मगर हर एक की पहुंच में ये नहीं है। हेयर पिन का अपने पास रखें, सीजर रखें, इस तरह की कुछ चीज़ें कुछ अरसे तक, जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता या लोगों को तहजीब चीज़ें नहीं आ जाती, कुछ लड़कियों को अपने आप में ही कॉन्फिडेंस के तरीके से चलना पड़ेगा और एक दूसरे की हेल्प जरूर करें। हाँ, एक दूसरे को कहीं देख के वीडियोस बनाने पे ना लग जाए, तो खुदा ना खास्ता किसी को परेशानी में देखें हमारे साथ, तो उनकी हेल्प या उछालने की कोशिश ना कर दें। हाँ, आपकी बेटी के साथ ये हुआ है, ये ना करें। इसको देखें, ये समझें कि अगर ये फलां की बेटी इसके साथ आज हुआ, कल को मेरे साथ भी हो सकता है। और एक औरत पे अटैक है, मैं समझती हूँ वो सारी औरतों पे अटैक है। हर एक को पीछे से घर से सपोर्ट मिलनी बंद हो जाए कि ना जाओ बाहर, तुम मत करो, बेशक जॉब छोड़ दो, बेशक तुम ये करो, मत जाओ। एक तो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, दूसरा इस तरह के इंसिडेंट आ रहे हैं कि घर वाले ही डरा के आपको बिठाने, एक स्टेप पीछे कर दें। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारी जो इंटरनेट की एक्सेस है ना, उन जगहों तक पहुँच गए जहाँ तक अभी तक तालीम नहीं पहुँची। बिल्कुल सही कहा, राइट, बिल्कुल सही कहा। जहाँ तालीम पहुँच जाए वहाँ पे फिर भी थोड़ी तहजीब। जिस कौम के पास एजुकेशन नहीं थी, जिसको शौर नहीं था किसी चीज का, उसके हाथ में आपने एक शैतानी चीज ऐसी दे दी है कि जिस चीज को वो सारा दिन देखते हैं वो उसको समझे बगैर जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल ऐसे। फातिमा साहिबा, हमने अब खवातीन को बताना है कि जी उनके तहफ्फुज़ का कोई इदारा मौजूद है, जी बिल्कुल, वो काम भी कर रहा है, एक्टिव भी है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी हमने दिखाना है। अब ये रिजल्ट किस तरह से सामने आएगा, खवातीन किस तरह से अपने आप को पब्लिक प्लेस पर महसूस कर सकती हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। फातिमा चट्टा साहिबा की तारीफ में जाऊंगी। चद्दर साहिबा, फातिमा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हमने किस तरह से खवातीन में ये एहसास लेकर आना है कि कोई इदारा उनको मॉनिटर कर रहा है, कोई उनके राइट्स के लिए बात करने को तैयार है, क्योंकि एक के बाद जो एक वाक़यात हो रहे हैं ना, ख़वातीन बाहर निकलते हुए, हमारी लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ भी जा रही हैं, जॉब्स पे भी जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां पब्लिक प्लेस पे भी अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम चूँकि ये इदारा 2017 में बना था, मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा, तो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। हमने इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की पूरे पंजाब में, ताकि ख़वातीन को पता चले कि उनके लिए एक इदारा ऐसा बना है जो सिर्फ़ उनके लिए काम करता है।
ہم وہاں پہ اپنی خواتین کے ساتھ سب سے پہلے اگر کوئی ہمارے پاس وکٹم آتی ہے تو اس کو ہمارا سائیکیٹرسٹ ہوتی ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ ان کا سیشن ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری لیڈی ڈاکٹر ہیں، اگر کوئی انجری ہے، کوئی اس طرح کا ایشو ہے ڈاکٹر کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. دیکھیں یہ ایک ہی امبریلا تلے خواتین جتنی بھی کوئی وائلنس کی وکٹمز ہوتی ہیں ان کے لیے، اور ان کی ایک پینی بھی خرچ نہیں ہوتی، تمام لیگل سپورٹ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے. بیسیکلی یہ خواتین کے رائٹس کے لیے اور ان کے وائلنس کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ بچیاں جو ہماری جو دیکھ رہی ہیں ہمیں، اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں. آپ نے کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. جب تک آپ سٹرونگ ہوں گی آپ پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. ہمیشہ وائلنس تب ہوتا ہے جب آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی کے اوپر، جب اگلے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کمزور ہے. آپ نے کمزور نہیں پڑنا، اپنے اوپر سٹرونگ رکھیں. اس طرح کے درندے پوری دنیا میں ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنا، ان کے ساتھ ہینڈل کرنا، وہ آپ نے سیکھنا ہے، اور اپنے اوپر اور اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. دوسرا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو سٹرونگلی میں کہوں گی. اس میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی تھوڑا سا آپ بھی لا اینڈ آرڈر، جب ہم بات کریں کہ ہم نے ان واقعات کو ختم کرنا ہے تو انجام سے ڈرانا ہوگا کسی کو، مثال بنانا ہوگا کسی کو. مثال بنانا تو جب تک ہم کسی کو مثال نہیں بنائیں گے. خیر اس واقعات پہ جو ریسنٹلی 2-3 جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، پولیس ایکٹیو بھی بڑی ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. صبح جو واقعہ پیش آیا اس پر ایک ملزم جو ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سکولز میں یہ ٹریننگ کتنی ضروری ہے؟ کس طرح سے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے؟ ہمارے سکولز یونیورسٹی میں ایک تو سیشن بت ہونا چاہیے جدھر بچیوں کو سمجھایا جائے کہ کیا چیز کرنی ہے، کس طرح سے مینیج کرنا ہے اگر سچویشن ہو جائے، اور اپنے پیرنٹس تک کمیونیکیٹ کرنا ہے. دوسرا ایک سیشن پیرنٹس کے ساتھ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بچیوں کو سیلف ڈیفنس کی پوری ٹریننگ دو، کیونکہ ایک لمبا پروسیجر ہے. کیونکہ اگر آپ پہلے 2-3 دن ٹریننگ لیں گے، بیسک آپ ورک شاپس کر سکتے ہیں جس میں بچیوں کو پتا ہو کہ اگر یہ اٹیک ہوگا تو ہم اس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. اور ہم جس طرح اٹیک ہوا تو ابھی ان سے مجھے پتا چلا، مطلب ایک پروسیجر ہے کہ ہم اس ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں یا اس ادارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں دوسری طرح سے پروٹیکشن دے گا. چلیں جی، ایک طرح سے ہم نے تعاون بھی کرا دیا، مل جل کر اب سب ہم لوگ کام بھی کریں گے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ، سدرا آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.